जरा सोचिए कि एक रिटायर्ड फौजी अपनी बहन को बचाने के लिए पूरी माफिया गैंग से अकेले ही भिड़ जाए तो क्या वह उनसे बच पाएगा? चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी में। इस फिल्म की शुरुआत होती है जॉन फैल्कन नाम के एक आदमी को दिखाने से, जो कि पहले एक यूएसए का सिपाही था जिसने जंग में अपने बहुत से दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था और उस घटना का उसके दिमाग पर गहरा असर हो गया था। अब एक दिन जब वह एक स्टोर में था तो वहां दो चोर घुस आए जो सबको बंदूकों से डराने लगे, पर चैपमैन उनसे जरा भी नहीं डरता बल्कि उनसे कहता है कि गोली पेट पे नहीं बल्कि सर पर मारो, जिससे इंसान जल्दी मर जाता है। फिर उसने खुद ही बंदूक अपने सर पर रख दी, जिसे देखकर चोर भी हैरान हो गया। फिर चैपमैन ने उसी बंदूक से वार करके उस चोर को बेहोश कर दिया और दूसरे चोर की भी जबरदस्त धुलाई करता है। अब अगले रोज जब चैपमैन सो रहा था तो उसकी बहन सिंडी उससे मिलने उसके घर आई। वह चैपमैन को बताती है कि वह यहाँ अपने एक दोस्त की शादी पर आई है, जिसके बाद वह वापस ब्राजील जाकर अपनी समाज सेवा का काम जारी रखेगी। अब सिंडी के जाने के बाद कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन चैपमैन को फोन आया कि ब्राजील के बीच पर सिंडी को बहुत घायल हालत में पाया गया है। यह सुनकर चैपमैन उसी समय अपनी बहन को देखने ब्राजील पहुंच गया। अब हमें ब्राजील में सांतो नाम का एक पुलिस वाला दिखाया जाता है, जिसने अपने साथी बोरोरो के साथ मिलकर फवेला नाम के एक एरिया पर रेड मारी, जहां उसने काफी लोगों को गैर कानूनी हथियार बेचते हुए गिरफ्तार किया। पर तभी कतरीना नाम की एक दूसरी पुलिस वाली सांतो को वहां आकर रोकती है, क्योंकि वह इलाका कतरीना की रेडार में आता था। लेकिन सांतो तो कतरीना को बातों ही बातों में नीचा दिखाने लगता है, पर पीछे से एक जवान लड़का सांतो को जोरदार पत्थर मारता है, जिस पर सांतो उस लड़के की तरफ गन तान देता है, जिसके जवाब में उस इलाके के सभी लड़के सांतो और उसके साथ पुलिस वालों पर गन तान देते हैं। अब खुद को घिरा हुआ देखकर सांतो ने उसी समय हथियार डाल दिए और कहने लगता है कि अगर आज तुम में से कोई भी लड़का मेरे किसी भी आदमी से मुकाबला करके जीत जाएगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अब फवेला वालों ने भी उसकी यह बात मान ली और फिर बोरोरो फवेला के एक गैंगस्टर से मुकाबला करने के लिए आगे आया। अब बोरोरो मार्शल आर्ट्स में माहिर था, इसीलिए कुछ ही पलों में उसने उस गैंगस्टर को धूल चटा दी। अब क्योंकि सांतो का आदमी जीत चुका था तो उसने सबसे कहा कि अब वह यहाँ जल्द ही दोबारा रेड करने आएगा। दूसरी तरफ चैपमैन के ब्राजील आने पर उसे रिडली नाम का एक पुलिस ऑफिसर लेने आया, जो फौज में चैपमैन के साथ हुआ करता था। अब रिडली चैपमैन को सीधे सिंडी के पास लाता है, जहां उसकी इतनी खराब हालत देखकर चैपमैन को जंग की भयानक यादें याद आने लग गईं। खैर, अब रिडली ने चैपमैन को सांतो से मिलवाया, क्योंकि सांतो ही सिंडी के इस केस को देख रहा था, पर चैपमैन तो अपनी बहन के इस केस को खुद देखना चाहता था। अब यहाँ चैपमैन सांतो के साथ उस जगह पर आता है जहाँ उनको सिंडी मिली थी। अब जब चैपमैन वहां पहुंचा तो उसे वहां कतरीना मिली, पर अचानक से चैपमैन ने कतरीना की बंदूक छीनकर एक कार पर गोली चला दी। असल में उसे उस गाड़ी से एक टाइमर बॉम्ब की आवाज आ गई थी, जिसे उसने गोली मारकर खत्म कर दिया। अब चैपमैन की तेजी देखकर सांतो भी समझ गया कि चैपमैन कोई आम इंसान नहीं है। अब इसके बाद कतरीना चैपमैन को फवेला मोहल्ले में लाती है और उसे वहां के लोगों के बारे में बताती है कि यहाँ के सभी हॉस्पिटल्स और स्कूल्स गैर कानूनी पैसों से चलते हैं, क्योंकि सरकार उन पर कोई ध्यान ही नहीं देती थी। इससे कतरीना की मुश्किलें भी बढ़ गई थी, क्योंकि जब वह उन गुंडों को पकड़ती है तो इससे स्कूल्स और अस्पताल पर बुरा असर पड़ता। खैर, इसके बाद चैपमैन घूमते हुए बीच तक आ पहुंचा, जहां से पुलिस को सिंडी मिली थी, पर उसे वहां पर बैठे कुछ बदमाश लड़के दिखाई दिए तो चैपमैन उनके पास जाने लगा। फिर उसने देखा कि कुका नाम के एक लड़के के गले में वही लॉकेट था जो उसने अपनी बहन सिंडी के पास देखा था, पर वह लड़का इंग्लिश नहीं जानता था, इसीलिए वह खामोश रहा। जिसके बाद बातों ही बातों में उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई और सभी लड़के मिलकर चैपमैन को मारने लगे। लेकिन चैपमैन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, बल्कि उसने तो सभी लड़कों को धूल चटा दी। और जब कुका ने उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की तो चैपमैन ने उसका हाथ मोड़कर उसी को चाकू दिखा दिया। पर उसी समय कतरीना वहां आकर उन दोनों को रोक देती है और उन्हें यह लड़ाई यहीं खत्म करनी पड़ती है। फिर कतरीना ने कुका की बात समझकर चैपमैन को बताया कि दरअसल कुका सिंडी का दोस्त है। फिर कुका ने बताया कि सिंडी ने उसकी छोटी बहन को यह लॉकेट दिया था, पर अब वह भी अगवा हो चुकी है। इसके बाद कुका ने चैपमैन को एक डायरी भी दी, जिसमें उन्हें यकीन था कि इस डायरी में अपराधियों को पकड़ने का कोई न कोई सबूत जरूर होगा। रात को जब चैपमैन ने उस डायरी की कार्बन पेपर से तलाशी ली तो उसमें एक फोटोग्राफर का नंबर था, जिसने कुछ ही समय पहले सिंडी के साथ काम किया था। अब अगले दिन चैपमैन उस फोटोग्राफर से एक कैफे में मिलने पहुंचा और उससे सिंडी के बारे में पूछताछ करने लगा। फोटोग्राफर ने बताया कि सिंडी बच्चों को अगवा करने वाले एक गैंग के खिलाफ कुछ छानबीन कर रही थी, लेकिन उस फोटोग्राफर ने सिंडी पर हुए हमले की तस्वीरें देने से इनकार कर दिया। पर चैपमैन ने जाने से पहले बड़ी चालाकी से उसकी फ्लैश ड्राइव चुरा ली
वो फोटोग्राफर जब अपनी कार में बैठा, अचानक एक धमाका हुआ और वो गाड़ी के साथ जलकर खाक हो गया। उस वक्त एक और गाड़ी कैफे के सामने आकर रुकती है, जिसमें से कुछ अटैकर्स निकलते हैं और चैपमैन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं। मगर किस्मत से चैपमैन किसी तरह बचकर पीछे की तरफ चला जाता है। वहां से वो एक अटैकर की बंदूक छीन लेता है और उन पर हमला करता है, जिससे सब अटैकर्स भाग जाते हैं। कुछ देर बाद चैपमैन रिडली के ऑफिस जाता है और फोटोग्राफर की फ्लैश ड्राइव उसे देता है। वहां उन्हें एक तस्वीर मिलती है जिसमें सिंडी किसी आदमी के साथ एक नाइट क्लब में नजर आती है। नाइट क्लब का नाम देखकर रिडली को याकूजा गैंग की याद आती है। ये वो खतरनाक गैंग है जो 30 साल से ब्राजील में बस गई है और जो बच्चों को अगवा करके उनकी तस्करी करती है। हो सकता है उनके खिलाफ सिंडी को कुछ सबूत इकट्ठा हो गए हों, इसीलिए सिंडी पर हमला हुआ। फिर उस रात चैपमैन खुद उस नाइट क्लब पहुंचता है और उस आदमी को तलाश करता है जो तस्वीर में था। चैपमैन बाथरूम तक उसका पीछा करके उसका सर जबरदस्ती टॉयलेट में दबा देता है। डर के मारे उस आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो चैपमैन को बता देता है कि सिंडी पर हमला करने वाले लोग कहां मिलेंगे। अगली सुबह चैपमैन रिडली के साथ वहां पहुंचता है। उधर सांतो और पुलिस की टीम फवेला एरिया में ड्रग डीलर्स को पकड़ने के लिए एक बड़ी रेड की तैयारी करती है। वहां जाकर वो लोग बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सांतो का एक आदमी उस समय कुछ जापानीज आदमी नजर आते हैं जो कुछ बच्चों को गाड़ी में बिठा रहे होते हैं। उसे उन पर शक होता है और वो तुरंत उन सबको गिरफ्तार कर लेता है। मगर कुछ देर बाद सांतो खुद वहां आता है और अपने ही आदमी को गोली मारकर वो जापानीज लोगों को छोड़ देता है। अब सबको समझ आता है कि सांतो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है जो याकूजा गैंग के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो गैंग खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है और सांतो उनके जुर्म का इल्जाम फवेला के मासूम लड़कों पर डालकर उन्हें मार रहा है। उधर चैपमैन और रिडली वहां पहुंचते हैं, लेकिन चैपमैन खुद अकेला अंदर घुसकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। इस वक्त वो याकूजा गैंग के अड्डे तक पहुंचता है और बिना देर किए उन पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में 3 याकूजा गुंडे उसे घेर लेते हैं, लेकिन चैपमैन बिना हथियार के भी उनका बहादुरी से सामना करता है। जल्दी ही एक गुंडा याकूजा के लीडर हिरीमोटो को इत्तला देता है कि एक बंदा चैपमैन नाम का क्लब पर हमला कर रहा है। हिरीमोटो उस वक्त अपनी हवेली में होता है। फिर वो उठकर एक आदमी के पास जाता है जो उसे मिलने आया होता है। उस आदमी का चेहरा देखकर हिरीमोटो एक लंबा सा डब्बा निकालता है जिसमें एक तलवार होती है। हिरीमोटो तलवार उठाता है और उस आदमी के पास जाता है जो चैपमैन से क्लब में मिला था और एक ही वार में तलवार उसके पेट के पार कर देता है। हिरीमोटो इतना सख्त इंसान था कि ऐसी हरकत करते हुए उसके चेहरे पर एक जरा सी शिकन भी नहीं आई। उधर चैपमैन अभी भी याकूजा के गुंडों के साथ लड़ रहा था। तभी सांतो और बोरो वहां पहुंच गए और लड़ाई रोकने को कहा। चैपमैन ने सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए, जिससे ये साबित हो गया कि याकूजा गैंग बच्चों की तस्करी में शामिल है। लेकिन वहां से निकलते वक्त चैपमैन को एक बात पर शक हो गया। सांतो ने पहले मिस्टर लीमा का जिक्र किया था, जबकि चैपमैन ने उसके सामने ये नाम लिया ही नहीं था। चैपमैन समझ गया कि सांतो भी याकूजा गैंग से मिला हुआ है, इसलिए वो चुपके से सांतो की गाड़ी के पीछे चिपक गया। सांतो वहां से अपनी गाड़ी लेकर डॉक पर पहुंचता है, जबकि चैपमैन चुपके से उसका पीछा करता है और दूर से उसकी हर हरकत देख रहा होता है। याकूजा के गुंडों ने कुछ मासूम बच्चों को दूसरे मुल्कों में बेचने के लिए कैद कर रखा था। चैपमैन ने तुरंत रिडली को फोन करके पुलिस को बुलाने को कहा ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके। जॉन खुद अकेला ही ये काम शुरू कर देता है। अब वो एक एक करके सब दुश्मनों को खत्म करने लगता है। ये बात जैसे ही हिरीमोटो को मालूम होती है, वो फौरन सबको अलर्ट कर देता है, थियागो और कार्लो को भी। लेकिन अब जॉन को कोई रोक नहीं सकता। वो बिना रुके सबको मार रहा होता है। सब लोगों को खत्म करने के बाद उसका सामना होता है थियागो, कार्लो और हिरीमोटो से। तीनों मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जॉन बहुत जबरदस्त फाइटर है। वो अकेले ही तीनों का सामना कर लेता है। सबसे पहले वो थियागो पर हमला करता है, उसे बुरे तरीके से पीट देता है और उसके गले का चैन तोड़ उसी के सीने में घुसा देता है। फिर कार्लो भी उसके हाथ से बच नहीं पाता और वो उसे भी मार गिराता है। अब बचा सिर्फ हिरीमोटो। हिरीमोटो एक ट्रेनेड फाइटर है, तलवार चलाने में उस्ताद। तभी जॉन एक लोहे का रॉड उठाता है ताकि अपनी हिफाजत कर सके। अब दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन हिरीमोटो बार बार चीटिंग करता है। उसने अपनी तलवार के अंदर एक छुरी छिपा रखी होती है। उस छुरी से वो जॉन को घायल करता रहता है। फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम तो अपनी बहन से ज्यादा अच्छा लड़ते हो। ये बात सुनकर जॉन का खून खौल उठता है। गुस्से में आकर वो हिरीमोटो पर टूट पड़ता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद जॉन थियागो के पास वापस आता है। थियागो उससे एक चाबी देता है और कहता है कि वो सब लोगों के नाम बता देगा। फिर वो अपनी मजबूरी बताता है कि हिरीमोटो के साथ काम करने की वजह उसका परिवार था। अपने घर वालों के लिए वो मजबूरन ऐसे काम करता था। अब वो थक गया है और जॉन से कहता है, मुझे मार दो। लेकिन जॉन उसे नहीं मारता, सिर्फ उसके सामने बंदूक रखकर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसे गोली चलने की आवाज आती है, मतलब थियागो ने खुदकुशी कर ली होती है। तभी पुलिस भी इधर पहुंच जाती है और
सब बच्चों को वहां से बाहर निकाल लेती है। जॉन के पास अब मारिया होती है, यानी कोका की बहन। फिर वो अपनी खुद की बहन के पास जाता है जो अभी अस्पताल में होती है। उसकी तबीयत धीरे धीरे बेहतर हो रही होती है। डॉक्टर जॉन को बताते हैं कि पूरी तरह ठीक होने में अभी काफी वक्त लगेगा और इलाज में बहुत पैसा खर्च होगा। तब मैनी उससे मिलता है और कहता है, मैं चाहता हूं तुम हमारे लिए एक अनऑफिशियल मिशन पर काम करो। पर जॉन पहले मना कर देता है, लेकिन मैनी कहता है, अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम तुम्हारी बहन का इलाज करवा देंगे, तुम्हें पैसे की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर जॉन मान जाता है और मैनी उसे उसका पहला मिशन दे देता है और यहीं पर फिल्म का एंड होता है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।